नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग सत्र में मैं सत्यकाम आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है नई कविता। आपने अपना पाठ्यक्रम पढ़ा होगा और आप एमए के विद्यार्थी हैं। पाठ्यक्रम 2 यानी MSD 2 का अध्ययन करते वक्त आपने काव्य के विविध रंगों से परिचय प्राप्त किया होगा और इसी दौरान आपको अलग अलग मिजाज की कविताओं का आस्वादन करने का मौका मिला होगा। आज हम हिंदी काव्य की एक प्रमुख धारा नई कविता पर बातचीत करने जा रहे हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर मैनेजर पांडे हमारे बीच उपस्थित हैं। हम लोग नई कविता के विविध पक्षों पर तो बात करेंगे ही। आपके पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कवि नई कविता के संकलित हैं रघुवीर सहाय, उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आपके मन में यदि कोई सवाल, कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रोफेसर मैनेजर पांडे से सीधे सवाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं मिलता। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना सवाल पूछ सकते हैं, जरूर पूछें और उसके बीच कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय का अंतराल नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय सवाल पूछ सकते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं इस कार्यक्रम का और मैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे विद्यार्थियों को ये बताएं कि नई कविता की क्या विशेषताएं हैं और कब से शुरुआत हुआ इस धारा का और क्या नयापन है इसमें, पीछे की कविताओं से, छायावाद से, प्रयोगवाद से, प्रगतिवाद से, आदि आदि जो धाराएं हैं उससे ये नई कविता नई किस प्रकार से है और किस प्रकार ये इसका आरंभ होता है। मित्रों, नई कविता एक काव्यांदोलन के रूप में लगभग 50 साल पहले पूरी हो गई थी। आप कह सकते हैं कि उसके गुजरे आधी सदी बीत गई है। अब वह इतिहास की वस्तु बन गई है, या दूसरी तरह आप कहना चाहें कि वह पाठ्यक्रम की वस्तु बन गई है। प्रायः हिंदी में साहित्य जब इतिहास की वस्तु बनता है तो वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। 1943 में तार सप्तक नाम का एक संग्रह छपा था, जिसका संपादन अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। तार सप्तक के छपने के साथ हिंदी कविता में एक मोड़ आया। मोड़ जब मैं कह रहा हूं तो मेरा आशय यह है कि इसके पहले हिंदी कविता के दो बड़े आंदोलन आ चुके थे और उन दोनों बड़े काव्य आंदोलनों के कारण कविता का जो स्वरूप बना था उससे भिन्न किस्म की कविता तार सप्तक के साथ सामने आई। वे दोनों पहले वाले जो आंदोलन थे वे थे, एक तो छायावाद
और दूसरा प्रगतिवाद। इन दोनों आंदोलनों की कविता से तार सप्तक की कविता का फर्क देखना हो तो दो तीन बातों को जरूर ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात तो ये कि छायावाद और प्रगतिवाद की कविता में भाव बोध पर जोर अधिक था, लेकिन तार सप्तक के माध्यम से जो कविता आई उसमें बौद्धिकता प्रधान हो गई। दूसरी बात ये कि छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की कविता में सामाजिकता का आग्रह था, लेकिन तार सप्तक के साथ जो कविता आई उसमें वैयक्तिकता का आग्रह बढ़ा। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है और ध्यान देने की है वो ये है कि छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में कवियों का ध्यान कविता के संप्रेषण पर अधिक था। अधिक से अधिक पाठकों तक वो पहुंचना चाहते थे, लेकिन तार सप्तक के साथ जो कविता आई उसमें नए प्रयोग की चिंता ज्यादा थी। पहले की कविता से रूप के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर नए प्रयोगों की चिंता ज्यादा थी। स्वयं वात्स्यायन जी ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग पर काफी बल दिया और इसीलिए कविताओं से अधिक उस भूमिका को ध्यान में रखकर बाद में लोगों ने तार सप्तक के माध्यम से आई कविता को प्रयोगवाद कहना शुरू कर दिया। लेकिन कविता की ये जो विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख मैंने आपसे किया वो तार सप्तक के माध्यम से आई कविताओं में थी और प्रयोगवाद की कविताओं में भी उनको देखा समझा जाता रहा है। इस कविता का एक और पक्ष है। जब कविता अधिक वैयक्तिक होगी और अधिक बौद्धिक होगी और प्रयोग की चिंता अधिक होगी तो स्वाभाविक परिणाम है कि कविता दुरूह होगी, दुर्बोध भी होगी। इसलिए प्रयोगवाद की एक विशेषता दुरूहता बन गई। कविता के स्तर पर, पाठकीय बोध के स्तर पर दुरूहता का अनुभव बहुत लोग कर रहे थे, पर प्रयोगवाद के विरोधियों ने इसको एक आरोप की तरह भी बार बार दोहराया। प्रयोगवाद और नई कविता को ठीक से समझने के लिए मैं आपके सामने आधार के रूप में 3 सप्तकों की चर्चा करना चाहता हूं, केवल उल्लेख के रूप में। इन तीनों सप्तकों को जब तक ठीक से कोई नहीं समझेगा तब तक न वो प्रयोगवाद को समझ सकता है और न नई कविता को समझ सकता है। पहला सप्तक तार सप्तक के नाम से 1943 में निकला। उसमें जो कवि शामिल थे उनके नाम हैं मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। दूसरा सप्तक 1951 में निकला।
उसमें जो कवि हैं उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक 1959 में निकला। उसके कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन सभी कवियों को आप ध्यान में रखिए और फिर नई कविता की ओर आइए तो दो तीन बातें बहुत साफ दिखाई देती हैं। पहली बात तो यही है कि तार सप्तक में जो कवि थे उनमें से कई कवि आगे चलकर प्रयोगवाद से निकलकर नई कविता के कवि बन गए। जैसे स्वयं अज्ञे, जैसे मुक्तिबोध और गिरजा कुमार माथुर, ये तीन कवि ऐसे हैं जिनकी चर्चा प्रयोगवाद में भी होती है और नई कविता में भी होती है। दूसरी बात ध्यान में रखने की ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि नई कविता का जन्म ही हुआ दूसरे सप्तक के प्रकाशन के साथ, मतलब 1951 के आसपास। और उसमें जो कवि हैं 7, वे सब के सब नई कविता के कवि हैं। मैं इनका नाम आपको बता चुका हूं। तीसरा सप्तक 1959 में निकला। मैं समझता हूं कि तीसरा सप्तक के साथ एक तरह से नई कविता के आंदोलन का अंत होता है। इसलिए दूसरा सप्तक अगर नई कविता का पहला संग्रह है, प्रतिनिधि संग्रह, तो तीसरा सप्तक उसका आंदोलन के रूप में आखिरी संग्रह है और इसके कवि भी नई कविता के कवि माने जाएंगे। तो आपके सामने दो सप्तकों के लगभग या ठीक ठीक 14 कवि हैं। एक तो इनको ध्यान में रखिए। नई कविता के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि नई कविता के पहले की सारी कविता, हिंदी कविता, प्रयोगवाद तक की हिंदी कविता स्वाधीनता आंदोलन के दौर की कविता है। लेकिन नई कविता आजाद भारत के समय का पहला कविता का आंदोलन है। इसलिए जो सामाजिक राजनीतिक संदर्भ छायावाद और प्रयोगवाद के पास था वह नई कविता के पास नहीं था। इसलिए छायावाद और प्रगतिवाद में जो सामाजिक राजनीतिक संघर्ष की चिंता है वह सामाजिक राजनीतिक संघर्ष की चिंता नई कविता के पास नहीं है। उसमें संघर्ष के मुद्दे और बिंदु एकदम भिन्न किस्म के हैं जिसकी आगे मैं चर्चा करूंगा। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण इस प्रसंग में ये है कि ये जो नई कविता है उसके कुछ कवि बाद के दौर में नई कविता के दायरे से बाहर निकलकर नए ढंग की कविता लिखने लगे। अनेक कवि हैं, खास तौर से दो लोगों का उल्लेख मैं करूंगा। एक तो स्वयं रघुवीर सहाय जो आपके पाठ्यक्रम में हैं,
और दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं सर्वेश्वर, जो तीसरा सप्तक के कवि हैं। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखिए। तो अब जरा इस ओर आइए कि ये नई कविता जो शब्द है और एक काव्य आंदोलन के नाम के रूप में जिसका प्रयोग होता है, वह कब से शुरू हुआ। ये प्रायः छात्रों को और आलोचकों को भी यह बात परेशान करती है। इस प्रसंग में दो बातें ध्यान में रखने की हैं। पहली बात तो ये कि इसका प्रयोग लगभग 51-52 से शुरू होता है। एक तो स्वयं शमशेर बहादुर सिंह ने दूसरा सप्तक में जो अपना वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने नई कविता शब्द का प्रयोग किया है। वात्स्यायन जी ने उस दूसरा सप्तक की जो भूमिका लिखी है, और जाहिर है कि वह भूमिका शमशेर के वक्तव्य के बाद लिखी गई है, इसीलिए नई कविता नाम देने का श्रेय मैं वात्स्यायन जी से ज्यादा शमशेर को देना चाहूंगा। लेकिन वात्स्यायन जी ने चूंकि उस आंदोलन का एक तरह से संयोजन और नेतृत्व किया, इसलिए केवल दूसरा सप्तक की भूमिका में ही नहीं, अलग से भी उन्होंने नई कविता की व्याख्या की। मतलब 1952 में पटना आकाशवाणी से उनकी एक वार्ता प्रसारित हुई। उस वार्ता में विस्तार से उन्होंने नई कविता की विशेषताओं की चर्चा की, और इसीलिए प्रायः आलोचक लोग इसी वार्ता को ज्यादा महत्व देते हैं। इसके साथ ही एक और बात ध्यान में रखने की है कि देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य पर पश्चिम के साहित्य का बहुत गहरा असर है। पहले उपनिवेशवाद के दौर में वह असर आया, और बाद में स्वयं लेखकों कवियों की अपनी इच्छा से वह असर आने लगा। इस प्रसंग में मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदी कविता के इतिहास में एक धारा कही जाती है स्वच्छंदतावाद की, बहुत पुराने जमाने से, मतलब भारतेंदु युग से। सिरधर पाठक की कविता को आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावादी कविता कहा। ये स्वच्छंदतावाद जो है अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का अनुवाद है, इसीलिए कुछ लोग छायावाद को भी उसी रोमांटिसिज्म से जोड़कर देखते हैं। दूसरी बात यह है कि बाद का जो दूसरा आंदोलन है बड़ा छायावाद के बाद का, वो है प्रगतिवाद। बहुत लोगों का ये ख्याल है, और इसमें सच्चाई भी है, कि अंग्रेजी के प्रोग्रेसिविज्म का, प्रोग्रेस का अनुवाद है प्रगति, प्रोग्रेसिविज्म का अनुवाद है प्रगतिवाद। और जो तीसरा काव्य आंदोलन है प्रयोगवाद, उसका केंद्रीय तत्व जो प्रयोग है वह अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट का अनुवाद है, और इसीलिए प्रयोगवाद एक्सपेरिमेंटलिज्म का अनुवाद है। जब इतना पुराना इतिहास अंग्रेजी से प्रभावित है, तो नई कविता कैसे बच जाती। इसलिए नई कविता के बारे में प्रायः आलोचकों का ख्याल है कि अंग्रेजी में 30 के दशक में, 30 का दशक मेरा मतलब 31 से लेकर 40 के बीच, न्यू पोएम्स और न्यू वर्स नाम के संग्रह भी निकले और पत्रिकाएं भी निकली अंग्रेजी में। बहुत लोगों का ख्याल है कि ये जो न्यू वर्स नाम की पत्रिका निकली
और कविताएं छपी, उन्हीं के तौल पर हिंदी में नई कविता शब्द आया। जो भी है, हम नई कविता वालों को इसका दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने पश्चिम से लिया, क्योंकि उनके पहले भी बहुत लोगों ने पश्चिम से लिया था। लेकिन ये इतिहास जानने के लिए ये जानना जरूरी है। नई कविता के प्रसंग में यह ध्यान रखिए कि 60 के बाद नई कविता लगभग समाप्त होती दिखाई देती है, क्योंकि 60 के बाद 2, 3, 4 बातें ऐसी हुई 60 के आसपास कि नई कविता में जो प्रवृत्तियां थी वो कविता की दुनिया में असहज लगने लगी। एक तो जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि नई कविता स्वाधीन भारत की कविता है। हुआ ये कि देश जब स्वाधीन हुआ तो जनता और बुद्धिजीवी दोनों लोगों के मन में नई आशाएं पैदा हुई, नई आकांक्षाएं पैदा हुई। और वो ये कि अब तक मतलब कि पराधीन भारत में जिस तरह आम जनता का शोषण और दमन होता था, उनसे भिन्न होगा आजाद भारत, और भारत की जनता और बुद्धिजीवी और दूसरे लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, उनका सोच बेहतर होगा, उनकी रचनाशीलता बेहतर होगी और देश में ठीक ढंग से लोकतंत्र आएगा। जाहिर है, पहला चुनाव 52 में हुआ तो एक उम्मीद भी बनी। लोगों को लगा कि सरकार बनाने में आम जनता की हिस्सेदारी है, आम जनता केवल हुक्म मानने के लिए मजबूर नहीं है। ये जो सारी बातें थी, उससे नई कविता में कुछ चीजें आई, कुछ प्रवृत्तियां उभरी। जैसे जहां कहीं भी आशाओं और आकांक्षाओं का विस्तार होता है, वहां कविता में रोमांटिसिज्म आता है। ये पश्चिम में भी आया था 18वीं सदी में, सारे यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में, और भारत में भी आप देखें तो जिसको रामचंद्र शुक्ल स्वच्छंदतावाद कहते थे, उसमें भी आशा और उम्मीद का वातावरण है। हिंदी में आजाद भारत के दौर में ये जो लोकतंत्र आया तो जो आशाएं जगी, उससे स्वच्छंदतावाद आया। इस स्वच्छंदतावाद ने केवल कविता की भावभूमि को ही नहीं बदला, भाषा को भी बदला। क्योंकि जो बौद्धिकता प्रयोगवाद में थी और कविता में जो दुरूहता थी, उससे काम आगे नहीं चलता। इसलिए कविता की भाषा में एक तरह की सहजता आई। आप किसी की भी कविता देखें, स्वयं बाकी को छोड़ दीजिए, अपने पाठ्यक्रम में रघुवीर सहाय की कविता देखिए तो आपको मालूम होगा कि भाषा में कैसे सहजता दिखाई देती है। आप उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है रामदास नाम की, जो आपके यहाँ है, उस कविता के कुछ हिस्से सुनिए। दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। आप स्वयं कल्पना कीजिए कि इससे सहज भाषा कविता की क्या हो सकती है। लगता है कि जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है और एक
आदमी के बारे में, उसकी मानसिकता के बारे में सीधे, सहज, सरल शब्दों में, सरल संरचना के साथ अपनी बात कह रहा है। आगे आप सुनिए, केवल एक टुकड़ा और सुनाऊंगा। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे, सभी जानते थे उस दिन उसकी हत्या होगी। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि नई कविता में भाषा की सहजता आई, लेकिन कवि तो कवि होते हैं, उनको धीरे धीरे भारतीय समाज का जिस तरह विकास हो रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था, उससे वे संतुष्ट नहीं हो रहे थे। इसीलिए अनेक कवियों की कविता में व्यंग, विडंबना का भी विकास होने लगा। आप इसी रामदास कविता को देखिए, इसमें आप व्यंग भी देखेंगे और विडंबना भी देखेंगे। अंतिम हिस्सा में पढ़ रहा हूं इसका। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फवारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। इस हिस्से को देखिए तो दो बातें साफ दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे समाज में लूट और हत्या की प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। उस जमाने में यह प्रवृत्ति जितनी थी, आज से उसकी तुलना कीजिए तो लगेगा कि तब लोग स्वर्ग में थे, आज तो नरक में है। लेकिन खैर, प्रवृत्ति उसी समय से शुरू हो गई थी। इसमें दूसरा व्यंग ये है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक आदमी सड़क पर खड़ा है और बगल की गली से एक हत्यारा निकलता है और सड़क पर खड़े एक आदमी को चाकू मारता है। वह आदमी जिसको चाकू लगता है वो मर जाता है और आस-पास अगल बगल सब खड़े लोग जो हैं चुपचाप ये सारा दृश्य देखते रहते हैं। इसमें गहरी विडंबना यह है और व्यंग कि लगता है कि उस आदमी के मरने के पहले जो खड़े लोग हैं उनकी मनुष्यता मर गई है, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि 10-20 आदमियों के बीच एक आदमी की ऐसे खुलेआम हत्या हो और कोई सांस तक न ले। ये आज भी होता है, रोज इस दिल्ली शहर में ऐसे दृश्य सामने आते हैं और दूसरे दिन खबरें बनती है अखबार और टेलीविजन में, आप देखते हैं। इसमें जो एक और व्यंग और विडंबना निहित है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं आखिरी हिस्से में। भीड़ ठेल कर लौट गया वह माने हत्यारा, भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदासिया। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रह, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। इसमें अनेक विडंबनाएं हैं और व्यंग भी। एक तो यही कि हत्यारे ने हत्या कर दी और भीड़ ठेल कर चला गया वह और सभी चुप हैं। उससे ऊपर एक शब्द का इसमें रघुवीर सहाय ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है।
शब्द यह है कि लोग निडर उस जगह खड़े रहो। निडर होकर लोग खड़े, निडर होकर तो एकदम नहीं खड़े हैं जी। निडर आदमी इस तरह से हत्या होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए स्वयं इस निडर शब्द में व्यंग निहित है। और जो अपने को निडर कह रहे हैं या समझ रहे हैं, वो संसार के सबसे डरे हुए लोग हैं, भयभीत लोग हैं। और ये जो लोग हैं कायर, जो लीडर बने हुए खड़े हैं, तो अब यहां जो मनुष्य में एक आंतरिक चेतना होती है वो तो मर गई, दिखावा केवल बाकी रह गया है निडरता का। और बुला उनको रहे हैं जिनको यह संशय था, संदेह था कि हत्या होगी कि नहीं होगी, दिखाने के लिए, मतलब चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये मैं कह रहा था कि धीरे धीरे नई कविता के जो बहुत ही समाज चेता और सजग कवि थे, उनमें सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के बिगड़ने पर व्यंग और विडंबना का बोध दिखाई देता है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि नई कविता के कुछ ऐसे कवि हैं जो बाद के दौर में नई कविता की सीमाओं से, रचना दृष्टि की सीमाओं से बाहर निकलकर कविता करने लगे। फिर एक उदाहरण मैं रघुवीर सहाय से ही आपको दूंगा। असल में नई कविता के दौर में एक प्रवृत्ति जगी, चूंकि नई कविता का विरोध प्रगतिशील कविता से था और प्रगतिशील कविता का गहरा संबंध राजनीति से था, इसलिए नई कविता में राजनीति के बहिष्कार की वकालत बहुत की गई। यह राजनीति का जो बहिष्कार था वो सिद्धांत के तौर पर बार बार कहा जाने लगा। नई कविता के प्रसंग में मैं रघुवीर सहाय की कविता पर आने के पहले एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वो ये है कि नई कविता कोई एक प्रवृत्ति की कविता नहीं थी। ध्यान रखिए कि नई कविता में अनेक सामाजिक, राजनीतिक और काव्य रचना संबंधी दृष्टियों के कवि थे। मैं 3-4 कवियों का उदाहरण आपको दूंगा। नई कविता के कवि आज्ञे भी थे, नई कविता के कवि मुक्तिबोध भी थे, नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह भी थे और नई कविता के कवि रघुवीर सहाय भी थे। अभी हम केवल 4 को ही ध्यान में रखें तो आपको मालूम होगा कि जो पहले से हिंदी कविता की प्रगतिशील धारा चली आ रही थी, जिसमें गहरी सामाजिक और राजनीतिक चिंता थी, उसी का विस्तार मुक्तिबोध और शमशेर की कविता में दिखाई देता है। पर वात्स्यायन जी जो प्रयोगवाद के भी जनक थे, वो लगभग प्रयोगवाद की व्यक्तिवादिता को नई कविता के दौर में भी महत्वपूर्ण मानते रहे और रचते रहे। ऐसी उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। नदी के द्वीप उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है इसी आशय की। वहां व्यक्ति बनाम समाज का एक द्वंद्व खड़ा हो गया। मुक्तिबोध ने एक जगह लिखा है, उसी दौर में लिखा था। मुक्तिबोध असल में नई कविता के भीतर जो सामाजिक चेतना वाली कविता थी और जो व्यक्ति
केंद्रित कविता थी, उन दोनों के बीच जो तरह तरह के द्वंद्व थे, संघर्ष थे, उनको मुक्तिबोध नई कविता का आत्म संघर्ष कहते थे। लेकिन मुक्तिबोध एक सुलझे हुए समालोचक भी थे, बड़े कवि तो थे ही, सुलझे हुए समालोचक भी थे। मैं उनका एक कथन आपके सामने रख रहा हूं। मुक्तिबोध ने लिखा है कि एक कला सिद्धांत के पीछे एक जीवन दृष्टि होती है, उस जीवन दृष्टि के पीछे जीवन दर्शन होता है, और उस जीवन दर्शन के पीछे आज के जमाने में राजनीतिक दृष्टि भी लगी रहती है। ये सारी बातें उस काल की कविता में देखी जा सकती हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से इसकी चर्चा आपसे करूं, लेकिन जो मैं कह रहा था कि कैसे उसके कवि कुछ बाद में निकल कर दूसरी कविता लिखने लगे, उसका एक प्रमाण है रघुवीर सहाय की कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो। मित्रों, ये कविता उनकी इसी शीर्षक से उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित है, हंसो हंसो जल्दी हंसो नाम से। उसमें जो कविताएं हैं वो आपातकाल के दौर की लिखी हुई कविताएं हैं। आपातकाल में जो आतंक का वातावरण था, उस आतंक के वातावरण की कविता में जैसी अभिव्यक्ति रघुवीर सहाय ने की है, वैसी अभिव्यक्ति हिंदी कविता में किसी कवि ने नहीं की है। अब हंसी रघुवीर सहाय की कविता में बहुत है, शुरू के दौर से लेकर उनके आखिरी दौर तक। मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था, कविता खबर भी है, ये रघुवीर सहाय पर ही लेख था। कहीं आप लोगों को मिल जाए तो उसे पढ़ें तो शायद कुछ और बातें मालूम हो। यहां जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि रघुवीर सहाय हंसी को स्वाधीनता या मुक्ति या स्वतंत्रता का साधन मानते, कह रहे हैं कि हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। अब हंसने के माध्यम से देखिए, आप लोगों को व्यक्तिगत जीवन में भी मालूम है कि कई बार आदमी खुशी से हंसता है, पर कई बार मजबूरी में भी हंसता है। कुछ चीजें टालने के लिए भी आदमी हंसता है, अन्यथा रोते रोते तो जिंदगी गुजर जाएगी। इसलिए ये जो हंसो हंसो जो कविता है, उसकी बहुत लंबी व्याख्या संभव है, जिसका अवसर नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपातकाल के आतंक के दौर में हंसी कैसे मुक्ति या स्वाधीनता या स्वतंत्रता का साधन बन सकती है, उसकी अभिव्यक्ति ये कविता है। इसलिए जाहिर है यह एक खास तरह की राजनीतिक कविता है। मैं अंत में आपसे दो तीन बातों की संक्षेप में 2 वाक्यों में चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो यह जानना जरूरी है कि नई कविता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कविता के स्तर पर, और किन मुद्दों पर बहस होती रही है। डॉक्टर साहब, इस आपके व्याख्यान को हम आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि विद्यार्थियों के मन में कुछ सवाल हो, तो उन सवालों को समेटते हुए और फिर इन विशेषताओं की चर्चा आप करें, तो हो सकता है कि और उसको जाहिर है। चलिए, तो हमारे विद्यार्थी इस स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो इस व्याख्यान को सुनकर या उसके अतिरिक्त भी, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। हाँ, मैं अनामिका यादव हूँ। मेरा एक प्रश्न है सर आपसे कि नई कविता में जो लघु मानव की अवधारणा है, उससे क्या तात्पर्य है? ऐसा है, आपने ठीक सवाल किया है। मैं जो विशेषताएं बताने वाला था उसमें एक विशेषता यह भी है कि नई कविता में लघु मानव पर बहुत बहसें हुई। असल में इसको गढ़ने वाले, इस
टर्म को गढ़ने वाले और इसकी व्याख्या करने वाले मुख्य रूप से थे लक्ष्मीकांत वर्मा। बाद में इस पर एक लंबा लेख विजय देव नारायण शाही ने लिखा। असल में दो प्रकार के मनुष्य की धारणाओं का विरोध वो कर रहे थे। एक तो सबसे अधिक उनका विरोध प्रगतिशील कविता में मनुष्य की जो धारणा थी। असल में प्रगतिशील कविता में एक संघर्षशील और उत्पादक मनुष्य को केंद्रीय माना जाता था। प्रोडक्टिव मैन मतलब वो मजदूर हो, किसान हो, जो अपने श्रम से कुछ पैदा करता है और समाज को बदलता भी है। असल में नई कविता के ये जो लक्ष्मीकांत वर्मा और दूसरे कवि और विचारक थे, उनको उसका विरोध करना था। लेकिन संकट ये था कि विरोध करते हुए भी कविता आम आदमी के पक्ष में है, यह कहना भी था। इसलिए उनका कहना यह है कि हम महामानवों, नेताओं आदि के बदले, क्योंकि प्रगतिशील आंदोलन के दौरान हिंदी में मार्क्सवादी आंदोलन के बड़े नेताओं पर भी कविताएं लिखी गई, लेनिन पर लिखी गई, दूसरों पर लिखी गई, तो उनका कहना यह था कि हम जो छोटा मनुष्य है, लघु मानव है, उसकी कविता लिखते हैं। हम न तो श्रमशील उत्पादक मनुष्य की कविता लिखते हैं, न महामानवों की कविता लिखते हैं। इसलिए लघु मानव का मतलब साधारण आम आदमी की कविता यही है। इतना ही था। ये स्मिता, तुम कुछ सवाल पूछना चाहोगी या तुम? हाँ, दोनों सवाल एक साथ पूछ लो, फिर डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। हाँ, नमस्ते सर, मेरा नाम स्मिता मिश्रा है और सर मेरा प्रश्न ये है कि नई कविता में आत्महत्या इस विशेष शब्द का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है, या जो जिन कवियों ने किया है तो ऐसा किस आधार पे हुआ है, या अच्छा, तुम भी पूछ लो। नमस्कार सर, मैं नमिता सत्येन। मेरा प्रश्न है कि नई कविता प्रयोगवादी कविता से किस प्रकार भिन्न है? हाँ, ऐसा है कि मैं पहले इनके सवाल की चर्चा करूंगा, फिर आपके सवाल की, और मैं भूल जाऊं तो आप फिर दोबारा पूछ लीजिए। एक तो जैसा आपने कहा, नई कविता के दौर में कुछ प्रवृत्तियों की, मानसिकताओं की चर्चा बहुत होती है, अभिव्यक्ति हुई है। जैसे ऊब, अजनबीपन, परायापन, उसी में एक प्रवृत्ति है आत्महत्या की। लगभग अतिवाद की सीमा तक जाकर नई कविता के कुछ कवि नकारवाद के शिकार हो गए। हर चीज को अस्वीकार करना, स्वयं अपने अस्तित्व से लेकर मनुष्य के अस्तित्व तक, उसका संबंध इस आत्महत्या वाली प्रवृत्ति से भी था। समाज में हो रही थी हत्या, और वो आत्महत्या के लिए जैसे तैयारी कर रहे हो, ऐसी माने एक तरह से ये भी देखो, उनको हम छूट देकर कहें तो एक भाव इसमें यह भी है कि जो समाज को नहीं बदल सकते, वो अपने को ही मिटा देने की जैसे तैयारी कर रहे हो। इसको लेकर हिंदी आलोचना में, नई कविता के प्रसंग में एक लंबी बहस चली है। बहस के एक तरह से निर्माता हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने पूरी किताब लिखी है, नई कविता और अस्तित्ववाद। उनको लगता है कि ये आत्महत्या, अजनबीपन, परायापन, ऊब, कुंठा इत्यादि जो है, ये अस्तित्ववाद का प्रभाव है।
मैं इस प्रसंग में दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो मेरा अपना व्यक्तिगत ख्याल ये है कि ये सभी कवि अस्तित्ववाद से प्रभावित थे, ऐसा नहीं है। उसमें से बहुत सारे कवि ऐसे हैं कि जो जानते भी नहीं थे कि अस्तित्ववाद क्या है, उसको पढ़े ओढ़े भी एकदम नहीं थे। दूसरी बात यह है कि अस्तित्ववाद यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के आसपास जो घनघोर निराशा और द्वितीय महायुद्ध की अमानवीयता से उपजी मानसिकता थी, उसकी देन है। इसीलिए वैयक्तिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ही अजनबीपन, परायापन आदि की विस्तार से चर्चा अस्तित्ववाद के अंतर्गत यूरोप में हुई। एक तो हिंदी में विचित्र केवल इसलिए ये लगने लगा और उस पर लोगों ने अस्तित्ववाद का आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में अभी वो स्थिति थी नहीं। जाहिर है जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी, बुद्धिजीवियों की भी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन जिस स्थिति से द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप गुजरा था, ऐसी कोई स्थिति हिंदुस्तान में कभी आई नहीं। इसलिए यह जो अजनबीपन, परायापन और आत्महत्या की विह्वलता थी, लोगों को लगता है कि ये सब आयातित है। इसीलिए उसको खंडित मनोदशा और अनास्था की कविता भी रामविलास जी ने कहा, अयथार्थ की कविता भी कहा कि जिंदगी का, भारतीय जीवन का यथार्थ ये नहीं है, आप कहीं और से विचार लेकर अपनी कविता में व्यक्त कर रहे हैं। तो इसलिए उसका संबंध यही है। और आपने, मेरा ख्याल है कि सवाल पूछा कि प्रयोगवाद से नई कविता का फर्क क्या है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये ध्यान रखिए कि प्रयोगवाद का प्रवेश नई कविता में होता है दो तरह से। एक तो कुछ प्रयोगवाद के कवि ही नई कविता के कवि बन गए। मैंने ये इन लोगों का नाम आपको बताया था, और दो को तो आप ध्यान में रखिए ही कि प्रयोगवाद का संबंध अगर तार सप्तक से है तो उसके दो कवि नई कविता के बड़े कवि हैं, एक तो स्वयं अज्ञेय और दूसरे मुक्तिबोध। तो वो प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं अपने साथ लेकर गए नई कविता में, जिसमें दो विशेषताएं मुख्य थी। एक तो गहरी बौद्धिकता, यह नई कविता में भी है। स्वयं मुक्तिबोध की कविताएं कुछ लोगों की समझ में अगर नहीं आती है तो उसका एक बड़ा कारण ये नहीं है कि उनकी भाषा जटिल है, बड़ा कारण ये है कि विचार इतने अमूर्त और गहरे हैं कि वहां तक पाठक आसानी से जा नहीं पाता। नहीं तो जहां सरल विचार हैं, जैसे मान लीजिए कि मुक्तिबोध कहते हैं कि यह समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। इसको समझने में तो एक रिक्शे वाले को भी कठिनाई नहीं होगी, विद्वानों को तो छोड़ दीजिए। लेकिन जहां वो फैंटेसी रचते हैं और फैंटेसी के माध्यम से गहरे विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, वहां उनकी बौद्धिकता प्रकट होती है और कविता मुश्किल हो जाती है। तो एक तो दूसरी बात, प्रयोगवाद से नई कविता को जो चीज जुड़ती है, और नई कविता की ये महत्वपूर्ण विशेषता भी है कि सारे कवि वैयक्तिकता को महत्व देते हैं। नई कविता के कवि और प्रयोगवाद के कवि भी देते थे। इसमें से कोई कवि ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मैं का बार बार उपयोग अपनी कविता में न करता हो। ये सबके यहां है, मुक्तिबोध क्या भी है,
अगे के यहाँ भी है और दूसरे कवियों के यहाँ। तो ये दो विशेषताएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से जोड़ती हैं, पर साथ ही कुछ अलग करने वाली विशेषताएं भी हैं। जैसे रोमांटिसिज्म या रोमानियत प्रयोगवाद में नहीं था, इसमें विकसित हुआ। धर्मवीर भारती की आधी से अधिक कविताएं रोमांटिक कविताएं, उसी को रामविलास शर्मा ने छायावादोत्तर छायावादी कविता कहा था। स्वयं जगदीश गुप्त की कविताओं में यह बात दिखाई देगी आपको। तो इसलिए रोमानियत। दूसरी बात यह है कि पहले मैं कह चुका था थोड़ी देर पहले रघुवीर सहाय के प्रसंग में कि भाषा की सहजता जो नई कविता में आई वो प्रयोगवाद में नहीं थी। तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है कि नई कविता में नए मानवीय संबंधों की तलाश ज्यादा थी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। चौथी बात यह है कि प्रेम और प्रकृति की जैसी कविताएं नई कविता में लिखी गई, वैसी कविताएं प्रयोगवाद में नहीं लिखी गई, बल्कि प्रयोगवाद में वात्स्यायन जी चूंकि मानते थे और फ्रायड का उन पर बहुत असर था, तो वो कहते थे कि यौन कुंठाओं की अभिव्यक्ति कविता में हो रही। जी डॉक्टर साहब, हमारा समय समाप्त हो हाँ, रहा है कोई बात नहीं। और विषय इतना हाँ, विशाल है और आपको सुनने का सुख हम लोग संवरण नहीं कर पा रहे। चाहते हैं बहुत सुने, हमारे विद्यार्थी भी बहुत सुने, लेकिन ये तकनीकी और हाँ, समय की जाहिर है, सीमा जाहिर है। इसलिए विद्यार्थियों, ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि नई कविता के बारे में बहुत सारे सवाल जो आपके जेहन में होंगे उसका निराकरण हुआ होगा। हम फिर दूसरे सत्रों में भी प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी से अनुरोध करेंगे कि वो आएं और आपको संबोधित करें, और जो बाकी बातें रह गई हैं जिन पर हम आगे विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। तो प्रोफेसर पांडे, आप आए और हमारे विद्यार्थियों को आपने संबोधित किया, उन्हें दीक्षित किया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। मैं भी, इग्नू भी, हिंदी विभाग भी, और एक बार फिर मैं अपने विद्यार्थियों से विदा लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। नमस्कार।